सो हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट नंबर 2, दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। तो इस यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, फिर हम आज चलेंगे आगे। देखो, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टनर्स के आपस में रिलेशंस कैसे रहेंगे और पार्टनर्स के फर्म के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। सबसे पहला, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, कि आपस में उनके रिलेशन कैसे रहेंगे। पहला, जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर की जनरल ड्यूटीज क्या है। सबसे पहला, कैरी ऑन द बिजनेस, कि हर एक पार्टनर का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंटली कैरी आउट करे। सेकंड, रेंडर फुल इंफॉर्मेशन। रेंडर फुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन डिमांड करे उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे। आफ्टर दैट, सेकंड, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द लॉस। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द लॉस, अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से, पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से फर्म का कोई भी नुकसान हुआ हो, तो ये फर्म की राइट है या फिर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितना भी लॉस फर्म को हुआ है उसकी वजह से वो सारा का सारा इंडेमनीफाई करे। शुड इंडेमनीफाई द फर्म फॉर लॉस ऑकर्ड ड्यू टू द पार्टनर फ्रॉड, कि पार्टनर की फ्रॉड की वजह से कोई भी लॉस हुआ है तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज बाय द पार्टनर। अब जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज है पार्टनर्स के आपस में, वो किस तरह से डिसाइड होंगे? सर, वो डिसाइड होंगे बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी डाल सकते हैं। बच्चों देखो, जैसा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 3 में पढ़ा था कि एनी एग्रीमेंट विच इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज अल्टीमेटली वॉइड, बट अगर कंडीशंस रीजनेबल हो और लिमिटेड हो तो वो वैलिड माना जाता है। तो वैसे ही अगर हमने पार्टनर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हो बट वो रिस्ट्रिक्शन हमारी रीजनेबल हो तो वैलिड मानी जाती है। आफ्टर दैट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हर एक पार्टनर का ड्यूटी बनती है कि वो टेक पार्ट करे, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। दूसरा, डिलीजेंटली परफॉर्म द ड्यूटी। तीसरा, राइट टू इंस्पेक्ट, कि अगर कभी भी उसको ये लग रहा है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करना चाहिए तो उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई कर सकता है। एलआर हैव राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ। अब किसी टाइम पे अगर मान लो पार्टनर की डेथ हो गई हो तो उसके एलआर के पास ये राइट आ जाएगा। क्या राइट आएगा? कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर अगर कभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ गए हो, लेट्स से 4 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर कुछ और कह रहे हैं, 2 कुछ और कह रहे हैं, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ गए ना। अब वो डिसाइड कैसे होंगे? सर, 2 चीज है उसमें। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के मैटर्स है, मतलब ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, तो वो डिसाइड होंगे मेजोरिटी से। और अगर वो स्पेशल मैटर्स है, स्पेशल मैटर्स मतलब कि वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं है, कोई अनयूजुअल मैटर्स है, तो वो डिसाइड होंगे हमारी यूनानिमस कंसेंट से। सर, यूनानिमस कंसेंट मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। उसके बाद म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा पार्टनर को कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, पर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। और इक्वली पीएसआर, क्या मतलब जब तक कुछ मेंशन नहीं है पीएसआर कितनी मानी जाएगी? पीएसआर हमारी इक्वली मानी जाएगी। और अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है तो उस पर कितना इंटरेस्ट? उस पर हमारा 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर फर्म की वजह से पार्टनर का कोई नुकसान होता है तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भरपाई करे, और अगर पार्टनर की वजह से फर्म का कोई नुकसान होता है तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको भरपाई करे, इंडेमनीफाई करे। उसके बाद हमारा आता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? पार्टनरशिप की टोटल एसेट, ओके, जॉइंट स्टेट या कॉमन एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब 3 चीजें इंक्लूड होती है इसमें। सबसे पहला, जो भी पार्टनर्स एज एन कंट्रीब्यूशन लेके आए हैं, जो भी मतलब ऐसा बोला कि आपको 5-5 लाख रुपए लेके आना है। अब मिस्टर ए क्या कह रहा है, मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो 10 कंप्यूटर पड़े हैं, क्या मैं वो ले आऊं? हम बोले हाँ हाँ ले आओ, कोई बात नहीं है। मतलब उसने एसेट को एज ए कंट्रीब्यूशन दिया और वो एसेट कंट्रीब्यूट करने के बाद किसकी बन गई? वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन गई। दूसरा, जो भी प्रॉपर्टी फर्म के नाम पे परचेज हुई है तो परचेज करने के बाद वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और गुडविल ऑफ द फर्म, और गुडविल होता क्या है? ये आप पढ़ना भी क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी होती है, रेपुटेशन की वैल्यूएशन होती है, और जिससे हम ओवर एंड अब प्रॉफिट कमा सकते हैं उसको बोलते हैं हम गुडविल। और इसको हम सेपरेटली भी सोल्ड कर सकते हैं और अदर प्रॉपर्टी के साथ मिलकर भी सोल्ड हम कर सकते हैं। अब ना आपको 2 चीजें बड़े ध्यान से सुननी है। सर, क्या सुननी है? सबसे पहला, अगर मान लो किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है और हम सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस में यूज कर रहे हैं ओनली, ओके, तो मेयरली
यूज करने से वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अब लेट्स से हमें बिजनेस कैरी आउट करना था। अब मिस्टर ए था कोई, अब मिस्टर ए का ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा था, तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम ऊपर वाले फ्लोर से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब सिंपली उसके जो वो फ्लोर है वो बिजनेस के लिए कैरी आउट हो रहा है, तो क्या वो फ्लोर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी? डेफिनेटली नॉट। ओके, तो जब पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर फर्म के लिए यूज होती है तो सिर्फ यूज होने से वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और फिर वही बात है, अनलेस मेंशन अदरवाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि मैं इस फ्लोर के कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं तो वो वैलिड मान लिया जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, अब फर्म की प्रॉपर्टी कहां अप्लाई होगी? फर्म की जो एसेट्स है वो कहां अप्लाई होगी? सिर्फ और सिर्फ फर्म के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद जहां से क्वेश्चन बनने के काफी सारे चांसेस हैं, दैट इज पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर। बात सुनो, पहली बात तो यह है कि जो पार्टनर्स है वो कभी भी कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बट अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा भी लिया है तो वो सारा के सारे रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। इफ पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, यूज ऑफ फर्म नेम और बाय कंडक्टिंग ए कंपीटिंग बिजनेस, मतलब फर्म की ट्रांजैक्शन में से कोई सीक्रेटली प्रॉफिट कमा लिया, फर्म की एसेट को यूज करके कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, फर्म का नाम यूज करके कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, या फिर जब तक वो पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप जैसा ही कोई और कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है तो उसको सारा का सारा प्रॉफिट सामने वाले को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। सर यहाँ पे सामने वाला कौन है? सामने वाला यहाँ पे है हमारी फर्म। ओके, उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर ए चेंज इन अ फर्म। अब जब भी फर्म में कोई भी चेंज आ गया हो तो चेंज करने के बाद राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे? एज सेम एज बिफोर, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही बाद में रहेंगी, एज इट इज, बस रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। उसके बाद रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर्स के कैसे रिलेशन रहेंगे? पार्टनर फर्म का हमारा एजेंट होता है और जो भी वो थर्ड पार्टी के साथ फर्म के लिए ट्रांजेक्शन इंकर्ड करता है उसके लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अब उसके बाद हमारे कंसेप्ट आता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। बच्चों को ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो बेसिकली पहले इम्प्लाइड अथॉरिटी सुनिए, होता क्या है। इम्प्लाइड अथॉरिटी वो अथॉरिटी होता है जिसको एक्सरसाइज करने से पूरी फर्म बाइंड हो जाती है। मतलब मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी है, अगर मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी पूरी फर्म बाउंड हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्लाइड अथॉरिटी। बट इम्प्लाइड अथॉरिटी में जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, क्या चीज आती है, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, ऑर्डिनरी बोरोइंग लेना हो गया, ओके, स्टॉक को मेंटेन करना हो गया, कोई परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करना हो गया, तो ये सारी हमारी है इम्प्लाइड अथॉरिटी की। बट कुछ ऐसी 7 to 8 आइटम्स हैं जो हम इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं करेंगे। पहला, सबमिटेड डिस्प्यूट। बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के कोई भी पार्टनर फर्म के नाम पे डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता। एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। बिना पार्टनर की कंसेंट से उस पार्टनरशिप फर्म को किसी और फर्म में पार्टनरशिप नहीं बनवा सकता। ओपन ए बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम। अपने नाम पे फर्म का बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। कॉम्प्रोमाइज क्लेम। कॉम्प्रोमाइज क्लेम का मतलब समझो क्या है। अब कोई मिस्टर जेड है, अब जेड ने एबीसी फर्म के ऊपर केस करा हुआ है, गॉट इट। अब क्या बात है, अब केस जो चल रहा है ना उसमें ये कंक्लूजन आने वाला है कि जेड से हमें 5 लाख रुपए लेने हैं, ओके, क्लेम आएगा हमारे पास, और मिस्टर बी है जो हमारा पार्टनर, वो जाके उसको माफ कराया, रेलिंक्विश कराया, तो उसको ये अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो अदर पार्टनर की कंसेंट के कोई भी क्लेम कॉम्प्रोमाइज या रेलिंक्विश कर सके। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता और ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। कोई शूट को विड्रॉ भी नहीं कर सकता बिना बोले। और एडमिटनी लायबिलिटी। अब कोई शूट हमारा चल रहा था, अब हियरिंग में मिस्टर बी चला गया और हियरिंग के दौरान ये मामला सामने आया कि फर्म को 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के वहां पे पार्टनर हाँ बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, पहले उसको पार्टनर्स के डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वहां पे ये कह सकते हैं कि हाँ हम लायबिलिटी पे कर देंगे। मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स द पार्टनर कांट से दैट वी हैव एडमिटेड द लायबिलिटी। ओके, अब मोड ऑफ डूइंग द एक्ट टू बाइंड द फर्म। ऐसा हम कैसा एक्ट करें कि हमारी पूरी फर्म बाइंड हो जाए। सबसे पहले यूजुअल बिजनेस में आपको वो काम करना है, नॉर्मल कंडक्ट में करना है और फर्म के नाम पे करना है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो ही हम कहेंगे कि वो हमारा ऐसा एक्ट है जिससे पूरी फर्म बाइंड हो जाएगी। एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब पार्टनर की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे हमने ऊपर 8 आइटम्स ऐसी पढ़ी जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, बट एग्रीमेंट में डाल के हम उसको अलाउ भी कर सकते हैं। बट जो अलाउड है जैसे सेल परचेज करना उसको भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फर्दर रिस्ट्रिक्शन विल बी बाउंड ऑन थर्ड पार्टी। अब एक चीज सुनो
मैंने मिस्टर सी के ऊपर मैंने मिस्टर सी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी। अब वो थर्ड पार्टी उसके लिए बाउंड होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है। सुनो, मैं दो केस बताता हूं आपको। अब जब पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ डील किया तो थर्ड पार्टी को इस बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इसको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है। मतलब उसने ऐसा इज्यूम किया कि इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो थर्ड पार्टी के लिए पूरी फर्म बाइंड हो जाएगी। बट अगर ऐसा प्रूव हुआ कि थर्ड पार्टी को मालूम था, क्या मालूम था, कि पार्टनर ये काम करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और फिर भी वो उसके साथ डील कर रहा है, तो फर्म लाइबल नहीं होगी, पूरी थर्ड पार्टी ही लाइबल होगी। या फिर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि जिसके साथ वो डील कर रही है वो किसी फर्म का पार्टनर भी है, वो क्या मान रही है कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो भी हमारी फर्म लाइबल नहीं होगी इन दो केसेस में। उसके बाद पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अगर फर्म को कोई लॉस होने वाला है तो लॉस से बचाने के लिए पार्टनर कोई भी एक्ट कर सकता है ताकि फर्म को कोई भी लॉस ना हो, और जो भी उसके एक्सपेंसेस लगे हैं, जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, वो फर्म से वो रिम्बर्स करवा सकता है। उसके बाद इफेक्टिव एडमिशन बाय ए पार्टनर। एडमिशन बाय पार्टनर का मतलब क्या है? अगर कोई भी बात एक पार्टनर ने एडमिट कर ली, यहां पे बात सुनो, एडमिशन का मतलब ये नहीं है आना, एडमिशन का मतलब यहां पे कुछ चीज एडमिट करना, कोई चीज स्वीकार करना, कोई चीज कन्फेस करना, ये मतलब है यहां पे। तो पार्टनर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन बट ओनली फॉर पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब अगर पार्टनर के पास कोई बात आई और उसने वो एडमिट कर ली तो पूरी फर्म का माना जाएगा कि पूरी फर्म ने वो बात एडमिट कर ली है। बट वो बात जो फैक्ट है वो पार्टनरशिप का होना चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। उसके बाद अफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एक्टिंग पार्टनर। अगर मैंने किसी एक्टिंग पार्टनर को कोई नोटिस में बात डाल दी है, यहाँ पे नोटिस का मतलब है कि उसकी नॉलेज में आना, मैंने कोई बात उसकी नॉलेज में डाल दी है तो ये माना जाएगा कि पूरी फर्म की नॉलेज में वो बात आ गई है। पर फ्रॉड के केस में पूरी फर्म बाउंड नहीं होगी। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक कार थी, मैं हूं पार्टनर, जैसे मैं यहाँ पे ए हूं, बी सी दो और पार्टनर्स हैं। अब फर्म के पास एक कार आई थी जो कि चोरी की थी, ओके, और फर्म ने वो परचेज कर ली और मुझे पता था कि वो कार चोरी की है, मुझे पता था कि वो कार चोरी की है और मैंने आगे फर्दर सेल कर दी किसी को। अब मुझे तो पता था बट बाकी पार्टनर्स को नहीं पता था। बट अगर हम कंसेप्चुअली चले तो हमने पढ़ा क्या है, तो अगर एक पार्टनर को नोटिस है किसी बात का तो सब पार्टनर को माना जाएगा कि उनको नॉलेज है। तो जनरली इस कंसेप्ट से तो माने कि उनको भी पता होना, माना जाएगा उनको भी कि उनको भी चोरी की गाड़ी का पता था। बट मैंने फ्रॉड अप्लाई किया क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कुछ बात मुझसे एक्टिवली कंसील करी, तो वो पूरी फर्म बाइंड उसमें नहीं होगी। जिसने वो फ्रॉड किया है सिर्फ वही पर्सन बाउंड होगा। Liability of third party. Liability to third party क्या है? All the partners are jointly responsible to third party for all the act done within the authority. अगर किसी पार्टनर ने विद इन अथॉरिटी में रह के कोई भी काम किया है थर्ड पार्टी के साथ, तो उसके लिए पूरी फर्म, पूरे पार्टनर्स लाइबल हो जाएंगे। पार्टनर्स लाइबिलिटी ऑफ ए फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए पार्टनर। अब पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो क्या फर्म की कोई लाइबिलिटी रहेगी? सर ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी कि पार्टनर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करे तो आपने तो हमें पढ़ाया था फर्स्ट पेज पे कि इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों आप, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। पर अगर वो रॉन्गफुल एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, बाय चांस हुआ है पार्टनर से और अपने अथॉरिटी में रह के उसने काम किया था, बट बाय फॉल्ट वो गलत हो गया, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, तो सिर्फ पार्टनर की लायबिलिटी नहीं होगी, पूरी फर्म की लायबिलिटी मानी जाएगी। अब लेट्स से उसको परचेज करने की आदत तो क्या है, उसको परचेज करने की अथॉरिटी थी, ओके। अब अथॉरिटी ने उसने परचेज तो किया बट बाय फॉल्ट उसने गलत स्टॉक परचेज कर लिया, ओके, बट उसकी गलती थोड़ी है इसमें, करना तो वो सही चाह रहा था ना, इंटेंशन तो उसका सही था, तो उसमें वो पर्सन लायबल बिल्कुल भी नहीं होगा। लायबिलिटी ऑफ ए फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ ए फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। अब पार्टनर ने कोई चीज मिस अप्लाई करी है, जैसे मैं आपको बताता हूं आपको, जैसे मान लो मैं पार्टनरशिप के बिहाफ पे किसी से पैसे लेने के लिए गया और मैंने 5 लाख रुपए सामने वाले से रिसीव कर लिए, बट मैंने वो फर्म को हैंड ओवर नहीं किया, मैंने वो पर्सनल बेनिफिट के लिए कंज्यूम कर लिए। मतलब मैंने किसी फर्म की प्रॉपर्टी को क्या किया, मिस अप्लाई किया, तो थर्ड पार्टी के लिए पूरी फर्म लाइबल होगी या नहीं होगी? मतलब क्या फर्म उसको दोबारा कह सकती है कि 5 लाख रुपए दोबारा दो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पार्टनर की रिसीव हो चुके हैं और उसने बाद में जाके मिस अप्लाई किए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अगर पार्टनर के हाथ में कोई चीज आ गई हो, चाहे वो पार्टनर के हाथ में आई हो, चाहे वो फर्म की कस्टडी में आ गई हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो पूरी फर्म ही रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी।
If the money received not within the scope of authority, then firm will not be liable unless it received under the control of a firm. अब इसमें एक बात सुनो, अगर मान लो कोई अथॉरिटी मुझे नहीं थी, ओके, अब अथॉरिटी नहीं थी मुझे और मैंने वो काम कर दिया, फिर मैंने उससे पैसे ले लिए, बट मुझे लेने की अथॉरिटी नहीं थी, ओके, तो मेरी पूरी फर्म बाउंड नहीं मानी जाएगी, थर्ड पार्टी लाइबल मानी जाएगी, सब्जेक्ट टू टू कंडीशन कि उसको पता था और या फिर उसको ये नहीं पता था कि मैं किसी का पार्टनर हूं, या फिर दूसरा, या फिर मैंने वो फर्म के हाथ में पैसे दे दिए और फर्म ने वो यूज भी कर लिए हो, तो भी पूरी फर्म लाइबल मानी जाएगी। राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, अब मेरा कोई इंटरेस्ट था पार्टनरशिप फर्म में, वो मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे क्या राइट्स होंगे, नॉट मेरे, मैं तो हम ट्रांसफर हूं, जिसको मैंने ट्रांसफर किया है दैट इज ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के क्या राइट्स होंगे। इसमें दो केस है, पहला ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस और ऑन डिसोल्यूशन। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस क्या राइट्स रहेंगे, टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर का मतलब क्या है कि जब तक कंटिन्यू रहेगी बिजनेस तो वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, अकाउंट्स भी नहीं मांग सकता और बुक्स ऑफ अकाउंट भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो सर कर क्या सकता है, वो सबको सामने मना कर दिया बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पे उसके क्या राइट्स आ जाएंगे, वो अपना शेयर तो ले ही सकता है, डेफिनेटली सी बात है, और अकाउंट्स भी डिमांड कर सकता है ताकि वो पता लगा पाए कि उसका जो शेयर डिटरमाइन किया गया है वो सही से डिटरमाइन किया है या नहीं किया है। उसके बाद माइनर्स admitted to the benefit of the partner, minor to be minor admitted to the benefit of partnership। अब माइनर के बेनिफिट के लिए हमें एडमिट किया है, तो अल्टीमेटली क्या उसके राइट्स होंगे, क्या उसकी लायबिलिटीज होंगी। राइट्स क्या रहेंगे, प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस भी कर सकता है, ध्यान देना मेरी बात, ट्रांसफर को ये राइट नहीं है, बट अगर हम ये माने कि माइनर को राइट होंगे, हाँ जी माइनर को ये राइट बिल्कुल होंगे, ओके, और वो कॉपीज भी ले सकता है, बट शू नहीं कर सकता किसी भी पार्टनर को, चाहे कुछ भी हो जाए वो अदर पार्टनर को शू नहीं कर सकता, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से हट जाए, सेवर हो जाए, तो वो शू कर सकता है। और मेजोरिटी होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट करना पड़ेगा कि उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, और अगर उसको नहीं बनना तो फ्यूचर एक्ट के लिए वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद लायबिलिटी, तो राइट्स थे हमारे, लायबिलिटीज क्या थी, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी होने से पहले उसकी क्या लायबिलिटीज है, हमने जैसे पढ़ा था कि लॉस के लिए वो पर्सनली लाइबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसका शेयर लाइबल होता है, तो लायबिलिटी में अप टू अमाउंट ऑफ शेयर वो लाइबल होगा, उसकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, और माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। और आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी उसकी क्या लायबिलिटी बनती है कि जिस दिन मेजोरिटी हुई या जिस दिन उसको नॉलेज हुई, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट करना है कि वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर उसने ये इलेक्ट किया कि वो पार्टनर बन रहा है, तो वो पर्सनली सारे एक्ट के लिए लाइबल हो जाएगा। सर सारे एक्ट कौन से, मुझे नहीं समझ में आया। सारे एक्ट माय डियर फ्रेंड सुनो, सारे एक्ट कौन से, जब से वो एडमिट हुआ था, लेट से वो 10 साल पहले एडमिट हुआ था, जब वो छोटा बच्चा था, अब तक वो पार्टनर है एज एन माइनर, और वो मेजर भी हो गया, तो जब से वो एडमिट हुआ था ना, शुरू से ही, जब से ही वो लाइबल माना जाएगा। एंड राइट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी रिमेन सेम, बाकी सारे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी रेशियोज हैं और प्रॉपर्टी में जितना शेयर है उसका सेम टू सेम रहेगा। व्हेन इलेक्ट नॉट टू बिकम ए पार्टनर, जब वो इलेक्ट करता है कि वो पार्टनर नहीं है, तो लायबिलिटी शैल बी डेट ऑफ नोटिस, ये थोड़ा सा कट हो रखा है, समझना आप। लायबिलिटी कहां तक रहेगी, डेट ऑफ नोटिस तक, मतलब जिसने नोटिस दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाह रहा, तो वहां तक लायबिलिटी रहेगी, उसके बाद वो सीज हो जाएगी। और जो उसका शेयर है वो फ्यूचर एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, बट वो जाते टाइम अपना शेयर क्लेम कर सकता है, बस। अब लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट, अब पार्टनर अगर आता है या जाता है तो उसके क्या लीगल कंसिक्वेंसेज रहेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ओके। अब जनरली लायबिलिटी ऑर्डिनरी कमेंस कहां से होती है, जिस दिन वो आता है, और पास्ट एक्ट के लिए वो लाइबल नहीं होता, बट अगर उसने एग्रीमेंट में ऐसा बोला है कि मैं पास्ट एक्ट के लिए भी लाइबल माना जाऊंगा, तो वो लाइबल माना जाएगा। उसके बाद हमारा है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का क्या मतलब है कि जिस दिन रिटायर हो गया, कैसे रिटायर हो सकता है, सभी पार्टनर की कंसेंट से हो सकता है, ओके, एक्सप्रेस एग्रीमेंट से भी हो सकता है और नोटिस से भी हो सकता है, और उसकी लायबिलिटी रिटायरमेंट के बाद जीरो हो जाएगी, बस।
और डेथ के केस में सुनो मेरी बात एक बार, A retiring partner may discharge from liability to a third party for act of the firm done before his retirement. जैसे कि अब बात सुनो, जनरली मैंने आपको क्या बताया कि पहले के एक्ट के लिए रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा, बाद वाले के लिए नहीं होगा। बट अगर ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है कि वो पहले वाले के लिए भी नहीं होगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? भगाना, कि किसी को निकाल देना, किसी भी पार्टनर को निकाल देना। निकालने से निकाल सकते हैं जनरली, बट कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला, वो पावर एग्जिस्टिंग होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि किसने भी कोई गलत काम किया तो हम उसको निकाल सकते हैं। मेजोरिटी से एक्सरसाइज हो सकता है, गुड फेथ में होना चाहिए, और सामने वाले को निकालने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए। ओके, अगर मैं वैलिड एक्सपेंशन करना है तो सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है? जैसे ही बंदा इंसॉल्वेंट हो गया उसके बाद वो पार्टनर कंटिन्यू नहीं करेगा। और इंसॉल्वेंट होगा कहां से? जिस दिन, या फिर वो पार्टनर कब से सेसेशन होगा, कब से पार्टनर नहीं रहेगा? जिस दिन उसके ऊपर ऑर्डर पास हुआ। और जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसके बाद के लिए ना तो वो ना उसके कोई एसेट लायबल मानी जाएगी। और ऑर्डिनरी क्या होता है? फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, बट अगर पार्टनर चाह रहे हैं कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू भी वो कर सकते हैं। उसके बाद अपना फिफ्थ पॉइंट, दैट इज राइट ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। बात सुनो, डिसीज पार्टनर की जो स्टेट है वो लाइबल होगी, ओके, बट फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए नहीं होगी, बट पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए होगी। और बात सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। डेथ के केस में कोई भी कैसा भी पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेथ इटसेल्फ इज अ पब्लिक नोटिस, ओके। और फिर राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। क्या आउटगोइंग पार्टनर के पास राइट है कि वो कंपीटिंग बिजनेस कैरी आउट कर सकता है? देखो मेरी बात, आउटगोइंग पार्टनर कैरी कर सकता है बिजनेस, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, अपने आप को फर्म का हिस्सा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और फर्म के कस्टमर को सोलिसिट भी नहीं कर सकता, ओके। और अगर हमने एग्रीमेंट किया है स्टूडेंट ऑफ ट्रेड का तो वो भी वैलिड माना जाएगा, बट कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है यार, बात सुनो, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर किसी की डेथ हो गई, तो जिस दिन डेथ हुई वहां तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी मुझे उसके एलआर को या फिर उसको देनी पड़ेगी जाते हुए। इतनी समझ में आई। बट अगर मैंने जाते हुए उनके सारी चीजें नहीं दी तो फिर 6 महीने बाद दी या लगा लो 8 महीने बाद दी, तो उस पार्टनर के पास या उसके एलआर के पास राइट है कि वो उस 8 महीने का प्रॉफिट भी क्लेम कर सकता है। या फिर प्रॉफिट ना ले तो जो अमाउंट उसको 8 महीने पहले मिलना था रिटायरिंग के टाइम पे, उस पे 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज भी ले सकता है, विच इज मोस्ट फेवरेबल टू द पार्टनर, ओके। ये हमारा राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, कि किन केसेस में वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट भी शेयर कर सकता है। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन अ फर्म। अगर मान लो फर्म में कोई भी चेंज हो जाता है तो कंटिन्यूइंग गारंटी हमारी रिवोक हो जाएगी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है। जैसे एबीसी पार्टनर्स है, उन्होंने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है कि डी जितने भी बार परचेज करेगा उसके लिए हम लाइबल होंगे, तो होते कंटिन्यूइंग गारंटी। बट अगर फर्म में एक और ई पार्टनर ऐड हो गया तो गारंटी किसने दी थी? एबीसी ने दी थी ना। अब एक और आ गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी वो रिवोक हो जाएगी और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 2, दैट इज कंप्लीट। इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है तो बिल्कुल अच्छे से करना इसे। और कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हैं, ओके। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।